So welcome everyone in the new session of class 9 in the new session that is 2025 and 26. I'm your biology teacher and going to complete the whole biology section of class 9 that is given to your NCERT book. Before starting your NCERT syllabus, all the chapters, पहले हम syllabus की analysis कर लेते हैं कि इस बार का हमारा syllabus क्या है. So let's have a detailed analysis of chapter 1. पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फर्स्ट चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल के बारे में. सेल दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, सेल शेप, सेल साइज, सेल फंक्शन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जहां से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेल डिवीजन और माइटोसिस, मियोसिस जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज द टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू. ठीक है, तो टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है, कैसे ये होता है टिश्यू. फिर उसके बाद हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम दो टाइप के टिश्यू को पाएंगे, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू. फर्दर एनिमल टिश्यू में कई सारे टाइप्स आएंगे, तो उसमें है मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फिर एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. और इतना पढ़ने के बाद हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज टिश्यू वो फिनिश हो जाएगा. और उसके बाद है हमारा इस सेशन का लास्ट बायो का चैप्टर यही है, इंप्रूविंग इन द फूड रिसोर्सेज. ठीक है, इस साल एनसीईआरटी में केवल 3 चैप्टर्स बायो में इन्वॉल्व हुए हैं जिसमें से ये लास्ट चैप्टर. तो इस चैप्टर में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, कि किस तरीके से क्रॉपिंग हमें क्यों नीड होती है, किस तरीके से हमें फूड रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, ये सारी बातें. फिर हम अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए. ठीक है, फिर क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को हम बचाएं कैसे ये भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न जैसे बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है इस चैप्टर में. ठीक है, फिर उसके बाद ओवरऑल जब हमारा क्रॉप ग्रो हो जाएगा, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो फिर हम उसमें स्टोरेज कैसे करेंगे ये चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं. फिर है एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, जैसे क्या होता है कि हम प्लांट के साथ साथ एनिमल से भी अपना फूड गेन करते हैं. तो किस तरीके से हम एनिमल से अपना फूड गेन करते हैं और उनसे अपना बिजनेस भी कई बार स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं. उसमें हम कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रोरियम प्रोडक्शन, ठीक है, फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग, हनी बीज और हेंस, इन सब से भी हम अपना फूड ऑप्टिंग करते हैं. तो ये था हमारा सिलेबस का एनालिसिस कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, और ओवरऑल पूरी हमारी क्लास 9 की बायोलॉजी में केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं. पहला है जिसमें सेल. ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल को पढ़ेंगे, टिश्यू है. ठीक है, और टिश्यू खत्म करने के बाद थोड़ा सा हम अपनी फूड रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद फिर हम अपना रिवीजन करेंगे, बहुत सारे टेस्ट देंगे, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें करने वाले. ठीक है, तो वो सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमारा काम होगा एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं. ठीक है, फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है जरूरी. ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए जरूरी है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल. ठीक है, और हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो है सेल. ठीक है, हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल. सेल ये वो चीज है जिससे हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने. ठीक है, इस अर्थ पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी में सेल है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव, all living organisms have
सेल जरूरी है, सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं तो नॉन। ठीक है, तो सेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सेल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट है। बेसिक क्या, वो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो सारे लिविंग स्ट्रक्चर, सारे लिविंग बॉडी की बेसिक यूनिट कहलाता है। यही सबके बेस को बनाता है। ठीक है, जितने भी लिविंग बॉडीज बन रही है उनका बेस पहले बनेगा और फिर उसी पे उनकी पूरी बॉडी बन जाएगी। तो उसका बेस कौन बना रहा है, सेल। इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक। फंडामेंटल ये हमारे लिए जरूरी है इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का क्या लेना देना है इस डेफिनेशन से। देखिए, सेल जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये हमें बात पता है। अब सबकी बॉडी में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये बहुत सारे फंक्शंस प्ले करती है। ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे एक्सक्रीशन, जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस, ये कौन परफॉर्म करता है, सेल। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल। और हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलग अलग डिजाइन की होती है। कैट की बॉडी कुछ अलग ही होती है, ह्यूमंस की बॉडी कुछ अलग ही कहती है, और डॉग्स की बॉडी कुछ अलग ही ऑर्गेनाइज होती है, काउ, बफेलो, स्पैरो। ठीक है, तो सबकी बॉडी है तो सारे लिविंग, लेकिन सबकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। वो हमारी सेल डिफाइन करती है। ठीक है, सेल ही हम सब की बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया है कि सेल क्या है, इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जब सेल के बारे में हमको पता चला कि सेल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ये जान लेते हैं कि सेल अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस सेल के बारे में हमें बताया किसने। ठीक है, सेल के बारे में किसने बताया, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में बताया वो है रॉबर्ट हुक। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल के बारे में हमें बताया था। ठीक है, सेल के बारे में बताने वाली एक है साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, इनका नाम। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या किया या किस प्रोसीजर के जरिए या किस तरीके से इन्होंने हमें सेल के बारे में बताया, थोड़ा ये हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी का मेंशन। ठीक है, तो सेल डिस्कवरी पहली बार किए थे रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में, 1665। वो ईयर था 1665। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क स्लाइस, ठीक है, कॉर्क स्लाइस ली और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप जो कि बहुत प्रिमिटिव था, बहुत पुराना था, ठीक है, उतना ज्यादा लेवल पे वो जूम नहीं कर सकता था जितना ज्यादा लेवल पे अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को लिया उन्होंने, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, कंपाउंड, या फिर हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और किस सेल के जरिए, ये है कॉर्क सेल्स। ये एक तरीके की प्लांट सेल मतलब ऐसा सेल जो केवल प्लांट की बॉडी में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लांट सेल। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल के जरिए रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज करके 1665 ईयर में सेल की पहली बार डिस्कवरी की थी। और इस सेल के बारे में बताऊं तो ये कॉर्क सेल प्लांट सेल है, और दूसरी बात ये एक डेड सेल है। डेड सेल मतलब मरी हुई सेल, ये अलाइव नहीं है, डेड सेल। ठीक है, इस डेड सेल के जरिए इन्होंने पहली बार सेल की डिस्कवरी की। तो पहली बार इस दुनिया में सेल को कौन लाए थे, वो थे हमारे रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट। 1665 में इन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, जब इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप में या प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में जब सेल को पहली बार देखा तो वो कैसा इनको दिखा, है ना। पहली बार जब इन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आया। हनीकॉम्ब जैसा, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ये ऐसे। हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता।
ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कहा कि जब मैंने पहली बार सेल को देखा तो वो मुझे हनी कॉम्ब जैसा लग रहा था, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था, और उसमें ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं ये क्या थे, मधुमक्खी के छोटे छोटे कमरे। हाँ, ये क्या थे, मधुमक्खी के छोटे छोटे रूम्स, और बाद में इन्हीं रूम्स को रॉबर्ट हुक ने सेल ले लिया। फर्दर दीज रूम्स आर डिक्लेयर्ड एज सेल। इन्हीं रूम्स को उन्होंने क्या कह दिया, सेल। ठीक है, तो सेल का मतलब क्या हो गया, सेल वर्ड का मतलब हो गया अ लिटिल रूम। ये वर्ड हमें कहां से डिराइव हुआ, ये समझ आ गया। जब रॉबर्ट हुक ने सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो वो हनीकॉम्ब जैसा अपीयर हो रहा था, जिसमें ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बी के रूम्स नजर आ रहे थे, अ लिटिल रूम्स जैसे दिख रहे थे जिसमें हनी बीज रहती हैं, और बाद में इन्हीं रूम्स को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, सेल। तो इस तरीके से सेल की हुई थी डिस्कवरी। ठीक है, जो कॉल्स लाई थी वो एक डेड सेल थी, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि सेल डिस्कवरी पहली बार रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईयर में की थी, और कॉर्क स्लाइस की मदद से की थी। कॉर्क स्लाइस एक प्लांट सेल है, साथ ही साथ वो एक डेड सेल भी है, और जब इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज करके पहली बार सेल को देखा तो वो एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो रही थी, जिसमें ये कंपार्टमेंट्स, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ये रूम्स की तरह नजर आ रहे थे, और इसी रूम्स को उन्होंने बाद में कह दिया सेल। सेल वर्ड का मतलब हो गया अ लिटिल रूम। ठीक है, ये था पूरा सेल वर्ड का डिस्कवरी। ठीक है, तो सेल कैसे डिस्कवरी हुई ये हमने क्लियर कर लिया। चलिए ठीक है, सेल की डिस्कवरी हुई, किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। वो एक डेड सेल थी, लेकिन लिविंग हुए, इनका भी नाम आता है सेल डिस्कवरी में। क्यों, इनका भी नाम आता है, लिविंग हुए एक साइंटिस्ट है, इनका भी नाम आता है सेल डिस्कवरी में, क्योंकि इन्होंने भी पहली बार सेल की डिस्कवरी की। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पहली बार दो दो लोगों ने सेल की डिस्कवरी कर ली? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि रॉबर्ट हुक जो थे हमारे, ठीक है, वो डेड सेल की डिस्कवरी पहली बार किए थे, और पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लिविंग हुई। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी पहली बार की थी, इसीलिए इनको भी सेल डिस्कवरी में इन्वॉल्व किया जाता है, और कहा जाता है कि लिविंग होइट इज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग होइट डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल इन द ईयर 1674। ठीक है, तो लिविंग हुइट ने पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में, इसीलिए इनका भी नाम सेल डिस्कवरी में आ जाता है। ठीक है, तो सेल के बारे में हमें ये पता चल गया कि डिस्कवरी किन्होंने की, दो लोगों ने की, एक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, और फिर थे दूसरे हमारे लिविंग हुइट जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की। दोनों लोगों के ईयर्स देख लेते हैं, 1665 में रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी, और 1674 में लिविंग हुइट की डिस्कवरी। केवल 9 इयर्स का डिफरेंस है दोनों। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, इन्होंने लिविंग सेल। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने तो सेल को देखा था, हम लोग भी सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल कैसी अपीयर होती है। तो सेल के बारे में बताओ, सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ना तीन चीजों से मिलकर बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज फॉर्म्ड बाय थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स मिलकर के सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं, और वो थ्री कंपोनेंट्स क्या हैं उन्हें। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स में हमारे बहुत सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। ओके लेट्स सी, ये थ्री कंपोनेंट्स में क्या है, ये है सबसे डेंस एरिया और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी बता
लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और भी कुछ बोलते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस जो है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है? ब्रेन है, जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना। कब हमें रेस्पिरेशन करना है, कब एनर्जी की जरूरत है, कब प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये सारी बातें कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में? हमारा ब्रेन है। कब हमें कैसा रिएक्ट करना है। वैसे ही सेल की बॉडी में कौन ये सब कुछ कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की बात में पढ़े तो न्यूक्लियस क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनेल जो सेल के सेंटर पे लोकेट होता है, ठीक है, सेंटर पे लोकेट होता है और सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इसी वजह से न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे सेल की बॉडी में न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और इसीलिए हम न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा जानते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 ईयर में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। अभी न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ इतना ही, बाकी डिटेल में हम अभी चैप्टर के अंदर सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट ऑफ द सेल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताऊं तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द सेल, ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को कवर करके रखती है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है और एक फिक्स शेप बना करके रखती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ही फंक्शन अभी याद कर लो, अभी डिटेल में पूरे चैप्टर में कवर हो जाएगा पूरा प्लाज्मा, ठीक है। तो अभी क्या है? अभी के लिए इतना जानना बस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद में जानते हैं तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली जैसा मटेरियल, जेली लाइक। ये जेली लाइक मटेरियल है जो पूरे सेल में स्प्रेड रहता है, ठीक है। ये जेली लाइक मटेरियल है जो पूरे सेल में स्प्रेड रहता है और इसी में सारे अलग-अलग छोटे-छोटे अलग-अलग शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग-अलग अपना रोल होता है, ठीक है। अलग-अलग शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग-अलग फंक्शन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए हल्का सा हिंट ले लो ताकि चैप्टर में इजी हो, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली जैसा मटेरियल, ठीक है, और इसमें छोटे-छोटे से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? डिफरेंट शेप्स के स्ट्रक्चर जो अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल, ठीक है। तो ये था हमारा सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात है, नेक्स्ट क्या है एक बार, हाँ, तो ये देखते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। जैसे सेल के बारे में ना कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी, सेल को समझाने के लिए कुछ बातें कही गई थी। वो साइंटिस्ट कौन-कौन से थे जिन्होंने सेल थ्योरी में इन्वॉल्व हुए थे? वो थे हमारे स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। हमारे एक साइंटिस्ट थे स्लाइडेन और एक साइंटिस्ट थे स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्लाइडेन जो थे ना वो एक बॉटनिस्ट थे जो बॉटनी पढ़ा करते थे, यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, जो प्लांट की
स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहा जाता है, और प्लांट से रिलेटेड बुक्स वगैरह को बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्वान थे ये जूलॉजी, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करते थे? जूलॉजी। जूलॉजी बोले तो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है, स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो साइलेंट जो साइंटिस्ट है वो कौन सी ईयर में आए? 1838 और स्वान 1839। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी, सेल के बारे में बताया था। दो स्टेटमेंट्स दी थी उन्होंने मिलकर के, और वो स्टेटमेंट क्या था? पहली स्टेटमेंट कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन दोनों लोगों ने कहा कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने, ठीक है, सेल थ्योरी थी वो। लेकिन क्या हुआ कि सेल के बारे में इन्होंने बताया कि सेल जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ना उन्होंने एक बात थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हुआ ये कि जब बाकी लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि अच्छा सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट्स ऑल, लेकिन जो नई सेल बनती है वो कहां से बनती है? लोगों ने उनसे न्यू सेल के बारे में क्वेश्चन किया, ठीक है। इनकी थ्योरी इसी बेसिस पे हो गई फेल। क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स आर फॉर्म। इनसे जब एक क्वेश्चन किया गया कि जो नई सेल हमारी बॉडी में बनती है, डेड सेल को रिप्लेस करती है या हमें हीलिंग में मदद करने के लिए जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है, जब ये क्वेश्चन इन दोनों लोग से पूछा गया तो स्लाइडर और स्वान रिप्लाई नहीं कर पाए, और इस वजह से इनकी थ्योरी हो गई फेल, ठीक है। इनकी थ्योरी ड्रॉबैक हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ये लोग रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने इस बात का आंसर किया, ठीक है। वो साइंटिस्ट कौन थे? उनका नाम था रिडल्फ बर्चेव। किस ईयर की बात है? 1855। 1855 में रिडल्फ बर्चेव नाम के एक नए साइंटिस्ट आए और जिन्होंने हमारी सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिया। मतलब सेल थ्योरी में जो भी कमी थी या जो नए नए क्वेश्चंस पूछे गए उसका सारा आंसर देते हुए उन्हीं सेल थ्योरी को उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बस इस क्वेश्चन का आंसर में क्या बोला, ये है वो आंसर, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि न्यू सेल्स आर formed by pre-existing cells। न्यू सेल्स जो बन रही हैं वो पुरानी वाली सेल्स में ही बन करके आती है। बस यही सिंपल सा आंसर था जो हमारे स्लाइडर में उसको नहीं बता पाया और जिसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या है? न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय प्री-एक्जिस्टिंग सेल, ठीक है। नई नई सेल जो है वो पुरानी वाली सेल से बन के आती है, और वो कौन सी प्रोसेस होती है? सबको तो पता ही है ना, वो प्रोसेस होती है हमारी सेल डिवीजन, उसे बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के प्रोसेस से नई नई सेल बनती है पुरानी वाली सेल से। वो कैसे? ऐसे ये बन जाएगी, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर फर्दर ये बन जाएगी, फिर फर्दर ये भी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कैरी ऑन रहता है और नई नई सेल्स बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल थ्योरी, जो भी व्हाटएवर हमारा सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से तो सब कुछ देखना पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं था। तो फिर 1940 ईयर में हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहली बार बनाया गया, और फिर उसका यूज करके जब सेल को देखा गया तो सेल के अंदर ना हमें वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते थे, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल होने लगे। सेल ऑर्गेनेल्स विजिबल, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें क्लियरली विजिबल होने लगे। और फिर
बाद में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। कब? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 ईयर में डिस्कवर हो गया था। प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है? Protoplasm is nothing, it is just living part of cell. सेल का जितना भी लिविंग पार्ट होता है उसे हम एक वर्ड में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक वर्ड में उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की भी डिस्कवरी की थी, किन्होंने की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे कौन सी ईयर में? 1839 में पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है? बस यही लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म have only single cell in their body is called unicellular organism, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में केवल एक सेल, केवल और केवल एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। और हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे बॉडी में एक नहीं बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी में केवल सिंगल सेल, जस्ट लाइक एग्जांपल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा भी क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन सबकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म having many cells in their body। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल फंजाई, ये क्या है? फंजाई जानते हैं? यीस्ट, जिससे ब्रेड वगैरह बनाते हैं, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, वही यीस्ट। यीस्ट है काउ, कैट, डॉग और भी ह्यूमंस, ये सारे सी, ठीक है। ये सारे लोग क्या है? मल्टीसेलुलर, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइज, सेल शेप, सेल फंक्शन, ठीक है। सेल शेप क्या होता है? देखो सेल जो है वो अपने फंक्शन, साइज, शेप में बदलते रहते हैं। कुछ सेल राउंड होंगे, कुछ ओवल होंगे, कुछ का अलग फंक्शन है, किसी का अलग फंक्शन है। तो सेल अपने फंक्शन, साइज और शेप में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं सेल कौन कौन से शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि राउंड शेप, ओवल, बाइकॉन्केव, elongated, ठीक है, narrow, branched, ऐसे बहुत सारी शेप्स है जिसमें हमारे सेल्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर सेल का साइज, सेल जो है अपने साइज में भी वैरी करते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल कौन है? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल का नाम पता है? स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, ठीक है। ये है हमारी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, जो कि क्या है? बैक्टीरिया है। इट इज अ बैक्टीरिया और इसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, ठीक है। दूसरा
नर्व्स, जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग साइजेस है, बहुत सारे डायमेंशंस भी हैं। जैसे आरबीसी डायमीटर में कितनी होती है, 7 µm इन डायमीटर, है ना। जैसे ये माइक्रोप्लाज्मा है, ये लेंथ में होता है 0.3 µm और वेट में होता है 0.1 µm। इसे हम पीपीएनओ भी बोलते हैं, पीपीएनओ प्लूरोनिमोनिया माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग साइजेस में भी हमारी सेल्स अवेलेबल। फिर सेल के अपने अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, सेल के अपने अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, और वो फंक्शन क्या क्या है उसे जरा हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे सेल के बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं। जैसे सेल क्या कर सकती है, सेल क्या कर सकती है, जैसे सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी हमें। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सेल प्ले करती है, और बाकी सारी चीजें हम सेल के पूरे एक चैप्टर तक पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर लेक्चर। बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे पूरा, और जो चीजें बची हैं उनको हम डिटेल में पूरा कवर करते चलेंगे, सारी चीजों को सॉल्व करते चलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।